लगातार दूसरे साल सूखे ने पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। देश का करीब 25% हिस्सा सूखे की चपेट में है। जाहिर है इससे कृषि उत्पादन पर भी खासा असर पड़ा है, लेकिन अच्छे मानसून की संभावना राहत मिल रही है। लेकिन क्या एक अच्छे मानसून से ही बदल जाएगी कृषि क्षेत्र की तस्वीर? क्या मानसून से फिर गांवों के चेहरे खिलेंगे? मानसून से कृषि उत्पादन पर कितना असर पड़ेगा और अगर मानसून देरी से आया तो क्या हालात होंगे? इन्हीं सभी सवालों पर आज हमारी ये खास पेशकश है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर, केयर रेटिंग के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस और स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट जीपी शर्मा। शर्मा सर, सबसे पहले आपसे ही बातचीत करना शुरू करेंगे क्योंकि आपका जो अनुमान है उस पर ही हमारी सबकी खुशियां टिकी हुई दिखाई दे रही हैं इस वक्त। तो इस वक्त आपको क्या लगता है, क्या मॉनसून टाइम पर आने वाला है? आपने ये बोला है कि इस साल औसत या फिर औसत से कुछ ज्यादा वर्षा हो सकती है, लेकिन क्या समय पर भी होगी? देखिए, मानसून के बारे में दो चीजें बहुत मायने रखती हैं, जरूरी होती हैं। एक तो मानसून का टाइम ऑनसेट और दूसरा उसका फर्दर प्रोग्रेस और कुल मिलाकर टोटल जो मानसून की वर्षा। इन तीनों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अच्छी स्थिति है इस बार। मानसून समय पे आएगा। मानसून के आने की डेट जो है, जैसे 1 जून केरल में होती है, उसके 2-1 दिन आगे पीछे तो सामान्य गिना जाता है और उसके हिसाब से मानसून आएगा। बिल्कुल समय पे, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। और उसके बाद भी कुल मिलाकर मानसून सामान्य से अधिक रहेगा। अधिकांश भागों में हम अच्छी वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं। जी मुग्धा। शर्मा सर, एक और सवाल, क्या अभी जब हम अप्रैल में बैठे हैं आपको क्या दोबारा एक बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी आंकड़ों की? क्योंकि क्या इस वक्त जो साइंस है, जो डेटा है, वो काफी है ये डिटरमिन करने के लिए कि कन्विंसिंगली हम ये मान पाएं कि अच्छा टाइम पर आ जाएगा मानसून? देखिए, मानसून का जो पूर्वानुमान लगाना जो एक पेचीदा मामला है एक्चुअली। उसमें हम जितना मानसून ऑनसेट के पास जाते हैं, जितना ज्यादा डेटा मिलके उसके बारे में अनुमान लगाएं, उतना ही अच्छा होता है। और मानसून में ऐसा है कि जैसे अभी तक का जो अनुमान है वो मार्च तक के डेटा के आधार पर है, और जैसे हम और करीब जाएंगे तो हमारे पास अप्रैल का महीना जो है उसका डेटा होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो केवल दूसरी बार अनुमान जो हम मानसून के ऑनसेट के आसपास लगाते हैं, उसका सिर्फ केवल यही महत्व होता है कि क्या कुछ बदलाव है। जो हमने पिछली स्थिति देखी उसमें कुछ बदलाव के कुछ ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरा अनुमान हम तभी देंगे जब कोई विशेष हमें कोई चेंज देखने को मिलेगा। नहीं तो कम से कम ऐसा है कि ये अनुमान जो है सामान्य से ज्यादा यही रह सकता है। जी ओके। शर्मा सर, एक आखिरी सवाल आपसे, आखिरी क्या और भी बातचीत होंगी, लेकिन एक सवाल और मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ, वो ये कि 2 साल से जो सूखा पड़ा है उससे इस वक्त क्या आपको अंदाजा है, क्या आपने कुछ ऐसा असेसमेंट किया है कि वाटर रिजर्व्स जो हैं उनकी क्या सिचुएशन है? देखिए, देश के जो भी मुख्य रूप में जो रिजर्वॉयर्स हैं जिन पे काफी कुछ निर्भर करता है, उनकी सबकी स्थिति ही लगभग करीब आप कह सकते हैं चिंताजनक है। 10 से 20% के लेवल हैं जो बचे हुए हैं। और जो ग्राउंड वाटर की स्थिति है या सरफेस वाटर की स्थिति है, दोनों ही कुल मिला के देश के काफी सारे भागों में और विशेषकर देश के मध्यवर्ती भागों में जो कि ज्यादातर रेन फेड एरिया है, जो वर्षा पे आधारित रहते हैं, उनमें स्थिति अच्छी नहीं है, लगभग चिंताजनक है। इसलिए वर्षा की बहुत जरूरत है और कुल मिलाकर हम ऐसी उम्मीद करें कि आने वाले समय में उन सभी रिजर्वॉयर्स हो या ग्राउंड लेवल जो हो वाटर है, उसकी स्थिति कुछ अच्छी बन सके। जी मुग्धा। शर्मा जी, एक और सवाल आपसे यहाँ पर कि क्या जिस तरह के हालात अभी हैं, एक और आंकड़ा जो आया है, शायद इस बार जो गर्मी पड़ने वाली है वो पिछले करीब 150 सालों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तो ऐसे में क्या जो मॉनसून आएगा वो कॉम्पनसेट कर पाएगा? क्योंकि अगर गर्मी बढ़ेगी इतनी ज्यादा तो फिर रिजर्वॉयर्स तो और कम हो जाएंगे।
देखिए, ज्यादा गर्मी पड़ना एक तरफ से आप उसको अच्छा साइन ले सकते हैं मानसून के लिए, मानसून इंडिकेटर जो भी हैं उसके लिए ये एक अच्छा साइन है। पर हर बार ऐसा नहीं होता, वैसे बिना गर्मी हुए भी अच्छा मानसून हुआ है, लेकिन इसको हम नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव की तरफ सोचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आने वाले समय में इस गर्मी का प्रभाव ये रहेगा कि मानसून के काफी समय तक देश के अलग अलग भागों में सक्रिय रहने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। जी मुग्धा जी, ओके। चंद्रशेखर जी, अब आपको शामिल करना चाहूंगी। फिलहाल मॉनसून की क्या स्थिति है, रिजर्वॉयर्स की क्या स्थिति है, ये हमने समझ लिया, लेकिन सवाल अब आपसे ये कि क्या इस वक्त प्री मॉनसून शावर की भी जरूरत है, क्योंकि गर्मी बेतहाशा पड़ने वाली है, ये हम सब जानते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि प्री मॉनसून की कोई खास जरूरत है, मगर वैसे प्री मॉनसून शावर्स तो होता ही है हमारा देश में कहीं ना कहीं मई महीने में। तो प्री मॉनसून शावर आ गया तो अच्छा है, कई किसान बुआई शुरू कर सकते हैं, पैडी ट्रांसप्लांटेशन का भी हो सकता है, मगर कोई अनिवार्य नहीं है, कोई खास कंडीशन नहीं है कि प्री मॉनसून शावर आना ही चाहिए। मगर क्योंकि सूखा जैसे हालात है, जमीन में बिल्कुल नमी नहीं है, जरा प्री मॉनसून के बारिश आ गया तो उतना राहत मिलेगा। ओके, चलिए इस वक्त मिस्टर मदन सबनवीज को भी शामिल करते हैं समझने के लिए कि इकोनॉमी की क्या हालत है, स्पेशली रूरल इकोनॉमी। 2 साल लगातार सूखा, और अब भी अगर आप देखें जो हमारे पास आंकड़े हैं प्रोडक्शन के, उनमें 2 साल पहले बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद से लगातार गिरावट आई है। रूरल इकोनॉमी की हालत जरूर खस्ता है, लेकिन मदन सर आपसे समझना चाहेंगे कि कितने बुरे हालात हैं। ना अगर हम देखेंगे पिछले साल दोनों खरीफ और राबी क्रॉप में आउटपुट तो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, एंड वन ऑफ द रीजंस जो आप बोल रहे हैं कि इट वाज ऑन अकाउंट ऑफ ड्राउट कंडीशंस। वैसे तो अगर हम देखेंगे डेक्कन प्लेटो एरिया में जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र में कवर करता है, विच एवर क्रॉप्स वर ग्रोन है वहां पे प्रॉब्लम हुआ था, जैसे पल्सेस में, और हमने देखा था कि गवर्नमेंट को इम्पोर्ट भी करना पड़ा और प्राइसेस ऑल्सो इंक्रीज्ड वेरी मच सब्सटेंशियली। अभी राबी का भी हमारा जो भी इंफॉर्मेशन मिला है, देयर हैज बीन अ शॉर्टफॉल इन ऑयल सीड्स एज वेल एज पल्सेस, जो चना मेजर क्रॉप है राबी का क्रॉप। सो देयरफॉर जो भी हमने देखा है कि पूरा रूरल इनकम जो इकोनॉमी हैज बीन अफेक्टेड नेगेटिवली। और इम्पैक्ट तो एक बात है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाता है, दूसरी बात है कि इन्फ्लेशन भी हाई लेवल्स तक रही है। आज अगर हम सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर देखेंगे, वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द रीजन फॉर हायर सीपीआई इन्फ्लेशन तो फूड कमोडिटी से ही हो रहा है। और तीसरी जो बात है, जो रूरल स्पेंडिंग है, विच इज वन ऑफ द ट्रिगर्स फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वो भी बहुत कम रहा है। और यही हमारा आशा है कि अगर नॉर्मल मानसून होगा, थोड़ा सा रिवर्सल तो हो सकता है दिस ईयर। ओके, चंद्रशेखर जी, 2 साल के बाद अगर इस बार नॉर्मल मॉनसून हो जाता है तो क्या हालात बदल जाएंगे? क्या एक मुश्किल भरा जो इकोनॉमी देख रही है, रूरल इकोनॉमी मुश्किल भरा समय, वो खत्म हो जाएगा इस बेहतर मॉनसून के से? साल के लिए वो खत्म हो जाएगा, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हर साल हमें अच्छा बारिश चाहिए, और बारिश का ऊपर हमारे जितना डिपेंडेंस है उसे कम करना चाहिए। वो कैसा कम होगा? हमें सिंचाई का ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसमें ज्यादा पूंजी निवेशन करना चाहिए। हम एक कर नहीं रहे हैं, पिछले 50 साल में हमने सिंचाई की ओर ज्यादा ध्यान दिया नहीं है, और काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मगर उसका कोई ऑन द ग्राउंड इफेक्ट दिख नहीं रहा है। तो सिंचाई यानी इरिगेशन शुड बिकम आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, शुड बिकम अ नेशनल प्रायोरिटी। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब मिल करके जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है, स्मॉल एंड मीडियम एंड इवन लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट जो पिछले 20 साल से पेंडिंग है, जिसमें कॉस्ट ओवररन है और टाइम ओवररन है, उसे कंप्लीट करना देश का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम बन जाना चाहिए। ये होगा, उसके लिए 4-5 साल लग जाएंगे। वो होगा तो शायद वी विल बी काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इवन सबनॉर्मल मानसून। तो सिंचाई इज प्राइमरीली वन ऑफ द कीज। देयर आर सेवरल ट्रिगर्स फॉर एग्रीकल्चर रिसर्जेंस, मगर सिंचाई मैं समझता हूँ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस साल बारिश अच्छा हो गया तो जरूर इस साल के लिए तो राहत मिलेगी, मगर दैट विल नॉट बी अ परमानेंट सोल्यूशन।
परमानेंट सोल्यूशन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हर साल मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंस कम करने की बात जरूरी एक कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन एक और सवाल है यहाँ पर कि क्या 2 साल के सूखे की सिचुएशन के बाद किसान के पास इस वक्त इतनी इनकम बची है कि वो अगले पैदावार के लिए साधन जुटा सके? समझेंगे हम ये बात इस छोटे से ब्रेक के बाद, और साथ ही ये भी समझेंगे कि कौन सी क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, सबसे अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है बेहतर मॉनसून से। ये सब कुछ सारी बातें ब्रेक के बाद। 2 साल सूखा और अब ये उम्मीद कि इस साल बेहतर मॉनसून होगा। लेकिन क्या ये मॉनसून बदल देगा हमारे हालात? क्या हमारी रूरल इकोनॉमी वापस पटरी पर आ जाएगी? इसी पर हमारी एक खास पेशकश है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स, कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनबीस और स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट जीपी शर्मा जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, एक सवाल आपसे यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि जो मॉनसून है वो इस बार नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रह सकता है, तो क्या कहीं कहीं फ्लडिंग की सिचुएशन भी हो सकती है? क्योंकि जैसा कि चंद्रशेखर जी बता रहे थे, हमने इरिगेशन पर तो ध्यान नहीं ही दिया है और साथ ही वो जो पानी आ रहा है उसका निकास कैसे हो रहा है, उसको कंजर्व कैसे किया जाए, उस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो क्या फ्लडिंग की सिचुएशन से भी इस वक्त एक चिंता का विषय होना चाहिए? देखिए मुग्धा, जो मॉनसून का समय है लगभग 4 महीने का, जून से लेकर सितंबर तक, काफी लंबा समय होता है और उसके बीच में मॉनसून में वेरिएशन आना एक स्वाभाविक सी बात रहती है। कभी तेज हो जाता है, कभी कम हो जाता है। और इसके चलते क्योंकि इस बार मॉनसून की स्थिति में काफी सुधार होने की आसार हैं, तो ऐसा जरूर है कि शायद हम कुछ एरियाज में फ्लड सिचुएशन जैसी उम्मीद होगी, ऐसे हालात शायद बन जाएंगे। एक तो 2 क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप लें तो वो ज्यादा प्रोन रहता है उसको, ब्रह्मपुत्रा रिवर के कारण और कैचमेंट एरिया के कारण। और दूसरा एरिया जो है वो तराई वाले क्षेत्र, जो गंजेटिक प्लेन जिसको बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के नेपाल से सटे जो क्षेत्र हैं, वो ज्यादा प्रोन रहते हैं कि मॉनसून के दिनों में, और विशेषकर जुलाई के दूसरे हाफ में और अगस्त के पहले हाफ में वो ज्यादा समय रहता है, वो पीरियड ज्यादा प्रोन रहता है, वल्नरेबल रहता है। जबकि ऐसी कोई फ्लड लाइक सिचुएशन इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में, तराई वाले क्षेत्रों में और उत्तर पूर्व भारत में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। जी मुग्धा। ओके, मदन, आपसे ये समझना चाहती हूँ, जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले सवाल उठा रही थी कि क्या इस वक्त रूरल इकोनॉमी में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अगली क्रॉप की तैयारी करे, या फिर काफी देर हो चुकी है इस नए मॉनसून, अच्छे मॉनसून को आने में, और कई पॉकेट्स ऐसे हैं, कई किसान शायद ऐसी सिचुएशन में हो कि उनके पास नए बीज, नए संसाधन इकट्ठा करने के लिए कुछ खास रकम बची ना हो? तो यही तो प्रॉब्लम है कि अगर हम कुछ स्टेट्स में देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र में, तो फार्मर्स हैव बीन अफेक्टेड सो नेगेटिवली दैट आई एम नॉट क्वाइट श्योर अगर उनके पास इतना फाइनेंशियल वेरिएबल है कि दे कैन एक्चुअली गो अहेड एंड बाय द सीड्स एंड स्टार्ट ग्रोइंग एज एंड व्हेन द मॉनसून कम्स थ्रू। तो मेरे ख्याल में सर्टन स्टेट्स में दे विल डेफिनेटली बी प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ एनकरेजिंग फार्मर्स टू गेट बैक इनटू फार्मिंग, लेकिन बाकी जगह में आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम। और अगर गुड मॉनसून होगा, डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिलीफ फॉर द फार्मर्स एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द इनकम, द बैंकिंग सिस्टम, द गवर्नमेंट, क्योंकि हमने देखा है कि जब ये एग्रीकल्चर आउटपुट इफेक्ट होता है, देयर इज ऑल्सो प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ एनपीएस ऑफ बैंक्स, देयर इज ऑल्सो केस ऑफ गवर्नमेंट जो अपने नरेगा प्रोग्राम पे ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल डेफिनेटली गेट विल रिड्यूस एंड फार्मर्स विल बी इन अ बेटर पोजीशन। ओके, चंद्रशेखर जी, आपसे सवाल। इस साल सरकार ने रूरल स्पेंड बढ़ाया है और साथ ही उन्होंने मनरेगा में भी स्पेंड बढ़ाया है। इन दोनों की चीजों के साथ अगर बेहतर मॉनसून होता है तो क्या रूरल इकोनॉमी में पटरी पर आ सकती है? इसका जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, 2 साल का सूखे का बाद किसान का पास ज्यादा पैसा बचा नहीं है, तो इस हालत में उसको जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उतना क्रेडिट आम किसान तक, छोटे किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। फॉर अभी हम एक स्थिति में है, एक पोजीशन में है जहां किसान को ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है टू एंश्योर कि दे हैव एक्सेस टू
ऑल द इनपुट, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स वगैरह, तो उसके लिए उनको ऑन मोर इजी टर्म्स बैंक क्रेडिट की उपलब्धि करनी चाहिए। और इफ नीड बी सीड डिलीवरी सिस्टम, इनपुट डिलीवरी सिस्टम जो है उसको भी ज्यादा मजबूत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा बारिश आ गया और हमारा उत्पादन बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। तो किसानों का हाथों को हमें मजबूत करना है, तो इसके लिए ही नीड्स इनपुट्स एंड ही नीड्स एंकरेजमेंट, ही नीड्स वाटर, ही नीड्स क्रेडिट। जरूर करने हैं, लेकिन जिस तरह से बैंकिंग स्पेस में एनपीएस बढ़े हुए हैं, देखना पड़ेगा कि क्या वो वाकई आगे और क्रेडिट देंगे या नहीं। चलिए हम यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद समझेंगे ये मॉनसून कौन सी ऐसी पैदावार है जिसको ज्यादा फायदा देगा। इस साल है बेहतर मॉनसून की उम्मीद, लेकिन क्या बदल पाएगी भारतीय जो गांव हैं उनकी तस्वीर? इसी पर हम एक खास फोकस कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जी चंद्रशेखर जी, मदन सबनवीस और साथ ही जीपी शर्मा जी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर मॉनसून बेहतर होता है तो कौन सी ऐसी फसल है जहां पर बेहतर पैदावार की हम उम्मीद कर सकते हैं? मैं समझता हूं पिछले 2 साल के उत्पादन को देखते हुए और अब जो मार्केट प्राइसेस है, भाव है, उसे देखते हुए किसानों को फायदा होगा दलहन और तिलहन के बुआई में। और खास करके मैं समझता हूं दलहन में तुअर या अरहर, उसकी बुआई में उसको अच्छा एक आमदनी मिल सकता है। और सोयाबीन में, तिलहन में सोयाबीन और मूंगफली, ये दोनों में अच्छा उनको एक भाव मिल सकता है सितंबर अक्टूबर जब हार्वेस्ट टाइम निकलेगा। और मोटे अनाज में भी काफी डिमांड बढ़ रहा है। अब जो मकई ऐसा एक खरीफ फसल है जिसमें उसको अच्छा भाव मिल सकता है, क्योंकि फंडामेंटल्स काफी टाइट है, काफी सीमित है उपलब्धि मकई का। तो ये जो 2 या 3 जो क्रॉप्स है, कोर्स ग्रेन्स खास करके मकई और ऑल पल्सेस एंड ऑल ऑयल सीड्स, इसमें जरूर किसान को फायदा होगा, ऐसा मैं समझता हूं। ओके, मदन जी, इंडियन इकोनॉमी के लिए रूरल इकोनॉमी कितनी इंपॉर्टेंट है, और इस साल अगर बेहतर मॉनसून होता है तो वो जो 7.5% का टारगेट है इस फिस्कल में जीडीपी ग्रोथ का, क्या वो उसको पार कर सकता है? तो अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर का यूज दोनों साइड से है। एक तो जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी को डायरेक्टली, और यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चरल आउटपुट देखेंगे पिछले साल बेस्ड ऑन व्हाट एवर सीएसओ हैज सेड, ग्रोथ वाज सपोज टू बी अराउंड 1%। हमारा ये एस्टिमेट है कि अगर इस साल नॉर्मल मॉनसून रहेगा तो 3 to 4% ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इज समथिंग विच इज पॉसिबल। लेकिन जब भी गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक या हम भी केयर में जो भी हमारा एस्टिमेट है जीडीपी पे फॉर 16-17, जो 7.8% है हमारा, आरबीआई का 7.6% है, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन ऑलरेडी अ नॉर्मल मॉनसून एजम्पशन। तो मेरे ख्याल में दे विल नॉट बी अ मेजर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द एस्टिमेट्स इन केस वी हैव अ नॉर्मल मॉनसून। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए डेफिनेटली ये फायदा होगा, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नॉर्मल होता है, जो भी डिमांड होता है कंज्यूमर गुड्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, ये दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव साइन देयर। ओके, तो क्या आपको लगता है जीडीपी के आंकड़े पॉजिटिव में रिवाइज हो सकते हैं? थोड़ा ऊपर हो सकता है, बट आई थिंक इट विल रिमेन स्टिल बिलो 8%, क्योंकि अगर जीडीपी को देखेंगे वी नीड टू सी द अदर सेक्टर्स आल्सो डू वेरी वेल। गवर्नमेंट सेक्टर जो वहां पे स्पेंडिंग नहीं हो रहा है, अगर हम इंडस्ट्री को देखेंगे वहां पे भी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वी आर स्टिल एट द स्टक एट द रेट ऑफ अराउंड 2.5 to 3%। यहाँ पे देयर हैज टू बी अ मेजर चेंज, तभी तो हम 8% को पार कर सकते हैं। ओके, शर्मा जी, आपसे आखिरी सवाल। जनरली जब आप अपना फोरकास्ट देते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी देते हैं कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि इस बार ये होगा, तो अभी जब आप कह रहे हैं नॉर्मल या फिर अबव नॉर्मल मॉनसून, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो इससे नॉर्मल या फिर अबव नॉर्मल मॉनसून होगा? जी, जब भी कोई मॉनसून का अनुमान लगाया जाता है उसमें इन सभी
जो उसकी पॉसिबिलिटी है उसकी प्रोबेबिलिटी दी जाती है। और इस बार स्काईमेट के अनुमान के मुताबिक सामान्य और सामान्य से ज्यादा, जिसमें कि सामान्य से ज्यादा और एक्सेस रेनफॉल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी भी इंक्लूड होती है। कुल मिलाकर सामान्य और उससे अधिक जो है 85% की प्रोबेबिलिटी है कि मानसून ऐसा रहेगा। बिल्कुल बहुत कम, लगभग आप 2 या 3% लेके चलें कि भाई सूखे की स्थिति, पर ऐसा अनुमान है कि सामान्य से अधिक ही रहेगा। जी, मैं एक क्वेश्चन और देना चाहूँ शेखर जी। हालांकि मानसून का अनुमान जरूर सामान्य से ज्यादा है, लेकिन ऐसे कुछ अभी तक भी इंडिकेटर हैं कि हो सकता है जून के महीने में सामान्य से वर्षा कम हो, पर वो कोई चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। हम आंकड़े अप्रैल के भी दोबारा से देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा अनुमान देंगे, पर हमें इसके लिए तैयारी जरूर रखनी चाहिए कि जून में हो सकता है सामान्य से थोड़ी कम वर्षा हो। जी ओके, जिसके बाद वो आगे मेकअप करेगा। चंद्रशेखर जी, एक आखिरी सवाल, क्या महंगाई से राहत मिल जाएगी उसके बाद, स्पेशली खाद्य महंगाई? खास करके मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो फोरकास्ट है, दिस इज अ प्रिलिमिनरी फोरकास्ट, क्योंकि दी पैरामीटर्स विल प्रोबेबली चेंज सम टाइम टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे, तो तभी हमें देखना पड़ेगा टू गेट अ मोर सॉलिड, मोर कॉन्क्रीट आउटलुक। महंगाई से राहत मिलेगी कि नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। मैं समझता हूं अच्छा बारिश हुआ, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ज्योग्राफिकली, टेम्पोरल एंड स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण अच्छा हो गया और अच्छा एक हार्वेस्ट हमें मिला सितंबर अक्टूबर महीने में, तो जरूर मैं समझता हूं फूड इन्फ्लेशन के ऊपर हम काबू पा सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट है रुपया कहाँ रहेगा टुवर्ड्स द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, क्योंकि वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट। हमारा खाद्य तेल का इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम काफी इम्पोर्ट करते हैं, जो इसकी वजह से खाद्य महंगाई पर एक असर जरूर पड़ सकता है। लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, केयर रेटिंग के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस और स्काईमेट के जीपी शर्मा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हमारी तरफ से नमस्कार।